प्रणाम सर। जय मदेश। सबसे पहले सर, आप तो मदेशी जन अधिकार फोरम मदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तो जीवन ही संघर्षमय बीता आपका और अभी तक आप संघर्षशील हैं और मदेशी तथा नेपाल के लिए बहुत ही अथक प्रयास करते आ रहे हैं और किए भी हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आपसे इस संबंध में नेपाल की परिस्थिति, नेपाल की अवस्था और नेपाल की राजनीति के विषय में दो चार शब्द बात करें आपसे। और कुछ प्रश्न ऐसा है कि हम जनताओं, आम जनता के मन में विभिन्न प्रकार से सवाल उत्पन्न होते हैं और कहीं भी इसका ठोस जवाब नहीं मिलता है। इसके लिए हम सोचे हैं कि आपसे कुछ समय, आपका कीमती समय लेकर के हमारे दो चार प्रश्न का जवाब अगर दे दे, ताकि आम नागरिक को थोड़ा तसल्ली मिले और नागरिक का सही एक मार्ग निर्देशन हो, इस संबंध में बात करना चाहेंगे सर। धन्यवाद, साधुवाद। सर, सबसे पहले हम ये दुर्गा परसाई जी अभी बड़ा 2081 साल फागुन 25 गते से के कार्यक्रम में दुर्गा परसाई जी का जो इनका रुतबा है या रवैया है राजावादी आंदोलन का, राजतंत्र का लाने का, तो इस भूमिका को सर आप कैसे माने देखते हैं? ये कहाँ तक सार्थक है और सही है? देखिए, नेपाल में आधा दर्जन से ज़्यादा संविधान आया जी, और कोई संविधान अभी तक फलीभूत यहाँ पर सार्थक रूप से नहीं चला जी जी। और आप जो दुर्गा परसाई की बात कर रहे हैं, दुर्गा परसाई जी ये पहले ऋणग्रस्तता से ग्रसित व्यक्ति थे, बिजनेस। हाँ, ना ऋणग्रस्तता से ग्रसित गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का जो वित्तीय संस्था से जो शोषण हो रहा है उसका आवाज़ उठाए। ठीक, सही बात। उस आवाज़ में हम लोगों ने भी समर्थन किया था। अब रही बात जो अभिन्न के संदर्भ में, जो राजा का जो भव्य स्वागत 25 गते को हुआ है, फागुन 25 गते से शुरू हुआ है सर। हाँ, अभी तक स्वागत। वो पोखरा से आए, वो एक संदेश दिए थे फागुन 7 गते कि अब बेला भई सकियो, देश लाई बचाउनो को लागी हामी जनता लाई आह्वान गर्दैछु, हामी सबै मिलेर राजा प्रजा मिलेर देश बचाउनु पर्दछ। तो देश के लिए कोई भी चिंतित हो, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, उपेक्षित हो, कोई भी सोच सकता है। जो राष्ट्रवादी होगा, देशभक्त होगा, चाहे किसी भी पेशा से आबद्ध क्यों न हो, उसको राष्ट्र के प्रति चिंतन होना चाहिए। जी जी। राजा का चिंतन जो आया है कि देश बर्बाद हो गया है, देश बर्बाद हो गया है, उस देश को कैसे संरक्षित किया जाए। खैर अभी वो राजा नहीं है, राजा फिर भूतपूर्व राजा नहीं होता, भूतपूर्व मंत्री प्रधानमंत्री होता है, और भी कोई होता, प्रोफेसर, शिक्षक, डॉक्टर, और राजा ये सब भूतपूर्व नहीं होता है। भले पद में हो या ना हो। हम ही रिटायर्ड प्रोफेसर है, खारिज हुए प्रोफेसर है, तो हम जब भी प्रोफेसर रहेंगे। उससे तो राजा का पद भी भूतपूर्व रहता। हाँ, शासक पहले थे, अभी नहीं है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त किया, और बड़ी मज़े की बात है कि आप खुद भी जानते हो कि हमने राष्ट्रीय समस्या जो देश में उत्पन्न हुआ उसको कम से कम 10 बरस से हम आह्वान करते आ रहे हैं कि देशभक्त लोग, चाहे किसी विचारधारा को हो, किसी विचारधारा से आबद्ध हो, देश की संकट, देश पर जो संकट छाया है, ये गणतंत्र आने के बाद में जो संकट छाया है, देश का भूमि बिका है, देश का सीमा बिका है, देश का जैविक संसाधन बिका है, ये देश का काफी जो यहाँ के जंगल बिका है, ईंटा बालू सब कुछ बिका है। अब यहाँ तक कि संसद ने बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत से एमसीसी जैसा देशघाती प्रस्ताव को पास किया जी। तो देशघाती संविधान ये तो था ही,
इसीलिए देशघाती प्रस्ताव को देशघाती संविधान संसद से सर्वसम्मत से पास किया। अब इसी से क्या होता है कि संसद का औचित्य समाप्त हो गया। जी। कारण कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसमें कि विकल्प नहीं होता है। निर्विकल्प ये लोग एमसीसी को पास किया, आर्थिक दोहन किया ये लोग, जी। मन उत्कोच लिया, अमेरिका से उत्कोच लेकर के सारा पार्टी उसमें पास किया। सब ये भूतो न भविष्य थे असंवैधानिक काम किया गया है। जी, यहाँ के राजनेताओं ने किया। हाँ, ये लगता है कि विपक्ष यहाँ पर है ही नहीं है। बिना विपक्ष का लोकतंत्र गणतंत्र होता नहीं चलता है, नहीं चलता है। और राजा का चिंतन आए, ये चिंतन मधेसी जन अधिकार फोरम मंच के, फोरम मधेश के अध्यक्ष के नाते और फोरम मधेश ने ये अपना परिकल्पना पहले ही से ही कहते आ रहा। 200 गो से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल पर है, अखबारों में है, सोशल मीडिया पर 2500 गो में हमने इंटरव्यू दिया है। और आप लोग भी साक्षी, जीवंत साक्षी हैं कि देशभक्त हम लोग एक जगह आया जाए और देश को आर्थिक संकट से और वैदेशिक दास्ता से मुक्त किया जाए। जी। वही चीज़ राजा भी चिंतित होकर बोले हैं। तो राजा को बोलने में इतना समय इसलिए लगा कि उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का भी ज़रूरत था। हम तो ज़मीन से जुड़े हुए विभेद के विरुद्ध में मधेश के साथ जो विभेद हुआ उसका लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारा चरित्र राष्ट्रीय चरित्र है। राष्ट्र के अंदर मधेश को हम परिकल्पना, जी। विभेद का विरुद्ध में संघर्ष, परिकल्पना को लेकर हम संघर्ष में हैं। तो राजा है तो स्वागत है, देश के बारे में सोचा है तो कम से कम राजा तो सोचा तो सही न कि ये फोरम मधेश जो आज तक आवाज़ उठाया था वो भी सही है। और नेपाली जनता का जो चाहना है, जो पीड़ित है इस गणतंत्र आने के बाद में, गणतंत्र और लोकतंत्र से बढ़िया शासन नहीं होता है, जनता का शासन होता है। लेकिन जनता को शासन को भी इन लोगों ने गणतंत्रवादी या संसद में जो सरकार में है, विपक्ष में है, ये लोगों ने खाली 13 गो सरकार बना लिया इतना ही दिन में। 13 बार सरकार परिवर्तन हुआ। अब सिर्फ इसलिए कि तुम भी भ्रष्टाचार करो, हम भी भ्रष्टाचार करें और सिंडिकेट बना कर हम लोग भ्रष्टाचार किया जाए और एक दूसरे का भ्रष्टाचार के खोजी नीति हम लोग नहीं करें। देश बेचा जाए, यहाँ का धर्म बेचा जाए, आस्था बेचा जाए, मठ मंदिर बिक जाए, सीमा बिक जाए, सार्वभौम सत्ता बिक जाए, उससे मतलब नहीं है। और जिस एमसीसी को ये लोग ने पास किया, नेपाल में सबसे पहले मधेसी जन अधिकार फोरम के अध्यक्ष के नाते से हमने विरोध किया कि एमसीसी नेपाल के हक में नहीं है। नेपाल के हक में ही नहीं, नेपाल में एमसीसी आके अपना सेना लेके आएगी तो कल भारत को भी खतरा होगा, कल पड़ोसी चीन को भी खतरा होगा, उसे किसी का कल्याण होने को नहीं है। तो हम लोग ने काला झंडा लेकर के फतिमा का प्रतिवाद हम लोग की आम सभा की काठमांडू में, चैनल से जगह जगह से हम लोग को 50 गो 25 गो ठिकान नहीं है, अखबारों में इंटरव्यू देकर एमसीसी का विरोध किया। तो शुरू में सर्वप्रथम विरोध हमारा होने पर नेपाल में प्रथम पटक हम किए तो लोग हमको बहुत उलाहना दिया। आज खुद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अभी आए हैं वो आत्मालोचना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि यूएसएड के माध्यम से जो भी पैसा नेपाल में हमने अनुदान में दिया है, अमेरिकी जनता का टैक्स का पैसा जो हम लोग अनुदान में दिए हैं, ये 3 गो, खासकर 3 गो दल, ये आपको ओली जी का दल, प्रचंड जी का, देउबा जी का दल इसको ठगैती करके खा गया है। वो स्पष्ट रूप से ट्रंप ने कहा, जबकि हम ट्रंप के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन वाइडेन के समय तक ठीक है, वाइडेन के समय तक ये लोग दलाली किया, लेकिन ट्रंप ने देखा हमारा देश का जनता का पैसा नेपाली नेता लोग ठगैती करके, ब्लफ कर करके लूट मचा रखा है। इसलिए धर्म को विरुद्ध में, हिंदू धर्म के विरुद्ध में, आस्था के विरुद्ध में चर्च में ये लोग लगानी भी किया है। ये चर्च खोलने से अमेरिकी जनता का कल्याण होने को नहीं है, नेपाल का कल्याण है। तो आत्मालोचना एक किस्म से पश्चाताप किए हैं ट्रंप जी, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। और एमसीसी को रोका किया है अभी, इसके लिए भी हम साधुवाद देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई एक चरण का सफल हो गया है।
सत्ता में जाए या नहीं जाए, सत्ता जनमुखी होना चाहिए। जनमुखी सत्ता का ही लोग अंतर्मुखी बना करके सत्ता का दुरुपयोग किया है। आज संसद शैतान का अखाड़ा हुआ है, शैतानी संसद बन करके ही लोग शैतानी हुकूमत इस तरह एक तरफी पास कर रहा है, एक दूसरे का सरकार बना रहा है सब। तो हमको लगता है आपको इस संदर्भ में जो राजा का जो भव्य स्वागत क्यों हुआ, राजा का लोकप्रियता से नहीं, राजा चिंतित हुआ। हाँ, राष्ट्रीयता जो खतरा में पड़ गया, किसके चलते? ये गणतंत्रवादियों के चलते। गणतंत्र के नाम पर ये लोग लूट रहा है। हाँ, लूट, गणतंत्र तंत्र ये लोग चला रहा है, गड़बड़ तंत्र चला रहा है। इससे जनता नाखुश है। देश की आर्थिक अवस्था जर्जर हो चुकी है, खजाना खाली हो चुका है, और इसलिए अब देश को खतरा महसूस हुआ। और राजा का इस तरह चिंतित होता, उनको भी हमने अपने इस तरह से साधुवाद देना चाहेंगे। हम तो चाहेंगे सब कोई मिल करके, नेपाली कांग्रेस में भी अच्छे लोग होंगे, माओवादी में भी होंगे, राप्रपा में भी होंगे, और भी माधव नेपाल के पार्टी में भी होंगे। बहुत पार्टियां हैं यहाँ पर, उसमें भी अच्छे लोग होंगे जो देश के प्रति चिंतित है। तो राजा का चिंतित, हम लोग का चिंतन मीट कर रहा है, इसलिए साधुवाद। एमसीसी के विषय में दो शब्द बोला जाए। एमसीसी के विषय में आपका क्या मैंने कहना था? एमसीसी पेंटागन का पॉलिसी है, वो कोई अनुदान नहीं है। वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी बोल चुके हैं अनुदान नहीं है। अमेरिकी प्रवक्ता बोल दिया, फतिमा बोल दी कि अनुदान नहीं है, हम लोग का लगानी है। अब विश्वव्यापी अमेरिकी प्रभुता को जो हरास आया तो वो लोग चिंतित हुआ, तो पेंटागन से एगो पॉलिसी बनाया कि अलग से एगो एमसीसी बनाया जाए। मिलेनियम चैलेंज का हम लोग को चैलेंज आया है, उस चैलेंज को कैसे अमेरिकी प्रभुत्व को विश्वव्यापी कायम रखा जाए, इसके लिए बनाया। और जगह जगह वो लोग मिलिट्री छावनी बनाते हैं। अफगानिस्तान का देखिए लिए है, तालिबान का देखिए लिए है, तो नेपाल के लिए, नेपाल, हाँ, ये कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ना, बहुत हानिकारक और देशघाती है। ये कहिए कि ट्रंप साहब आकर के स्थगित किए हैं, ये अच्छी बात, अच्छे काम किए हैं। इसके लिए हम अपने पार्टी और अपने ओर से भी उनको साधुवाद देना चाहेंगे। अच्छा सर, दूसरा एक मन में थोड़ा सा है, ये बार बार ये आता है कि 2047 को संविधान, 2047 को संविधान। तो सर, ये 2047 का संविधान क्या था, और 2072 में हमारे ये जो ये गणतंत्र का सबसे पहला राष्ट्रपति जो किए थे, इसमें क्या है? कुछ इस विषय में बताया जाए सर। 2047 और 2072 का संविधान क्या था? देखिए, 72 का संविधान तो देशघाती संविधान रहा। जिस दिन मसौदा आया उसी दिन हम लोग मसौदा जलाए थे, और उसके बाद में डकैती पारा में बंदूक के नाल पर आधा रात में कर्फ्यू लगा करके शैतानिक तरीका से इस 72 को संविधान को रात को आधा रात में लागू किया गया। मधेश का लोग मातम मना रहे थे, और पहाड़ के काठमांडू के कांग्रेसी वाले माओवादी सब जश्न मना कर, दीपावली मना करके देशघाती संविधान लाया। इसलिए लाया, देशघाती संविधान रहेगा तो देशघाती कदम हम लोग जितना भी उठाएंगे, विदेश को, नेपाल को बेचेंगे, नेपाल को अस्मिता को बेचेंगे, धर्म को बेचेंगे, यहाँ का सीमा संप्रभुता को बेचेंगे, तो कोई खोजने वाला नहीं है। तो विदेशियों का लिखा हुआ संविधान ये लोग लागू किया ला करके। बाबूराम भट्टराई इसके संयोजक थे संविधान का। उन्होंने, हाँ, जिस दिन पास हुआ तो सदन में कहा कि बहुत उत्कृष्ट संविधान है, आज चौकट से बाहर कदम रखते हैं, कहते हैं कि ये संविधान खराब है, देश हित में नहीं है। अंदर पास कर दिए देश हित में कह के, आप बाहर निकल के कहते हैं देश हित में नहीं है। नेपाल का सारा संविधान, हाँ, दोहरा चरित्र, सारा संविधान विद लोग नेपाल का, वकील लोग, कानून बेता लोग, सब ने कहा कि ये संविधान देश के हित में नहीं है, कोमा फुल स्टॉप भी इसमें सब गलत है। तो परिणाम आ जाया
तो अकेला बृहस्पति के जैसा हम चिल्लाते आ रहे थे कि संविधान बदल किया जाए, इस संविधान को खारिज किया है, देश हित में नहीं है। लेकिन अब सारा देश नेपाली जनता, हिमाल पहाड़ मधेश, ये यहाँ तक कि पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता लोग, विभिन्न पार्टी जो सत्तारूढ़ है, विपक्ष में है, वो लोग के अंदर भी कुछ लोग अब आवाज़ देने लगे कि संविधान हम लोग के हक में नहीं है। तो ये भी हमारी जीत है, हमारा संघर्ष का सकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है। मतलब ये राष्ट्र के लिए सुपर नहीं है, सुपर राष्ट्र के लिए हानिकारक है, सुपर नहीं, सुपर तो होने का सवाल ही नहीं है। जी जी जी। तो आज, और आपने जहाँ 47 का संविधान का बात किया, बहुत लोग आवाज वो खेमा उठा रहा है, राजा को लाया जाए। राजा को तो वही 47 के संविधान में वंश नाश हो गया। 47 के संविधान में राजा वीरेंद्र का पूरा वंश का नाश हो गया। वो तो जो आज आवाज उठा रहा है लोग कि 47 के संविधान लाया जाए, वो लोग भी राष्ट्रवादी शक्ति नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। 47 का संविधान भी 3 गो विदेशी एक्सपर्ट आके बनाए थे 47 साल में। अच्छा, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, सर्वविदित है, 3 गो एक्सपर्ट आया था विदेश का, जो 47 का संविधान बनाया गया। उसको भी कहा गया कि एशिया को सबंदर आमरो संविधान हो। 72 को संविधान को कहा गया कि दुनिया को सब उत्कृष्ट संविधान हो। न वो एशिया का माफिक रहा, न ही दुनिया का माफिक रहा। और दोनों संविधान, एगो संविधान तो राजघराना को ही खा गया। जो आज राजावादी लोग आवाज उठा रहे हैं, राजा आओ देश बचाओ, वो लोग खुद आत्मालोचना करें कि 47 के संविधान में उनका सरधेया राजा का हत्या वंश का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें ये बहुत त्रुटियां हैं। मधेश के लिए वो भी हक में नहीं था, उसमें भी बहुमत मधेश का नहीं पहुंचने वाला था संसद में। अब 72 के संविधान में भी संसद में मधेश का प्रतिनिधित्व समानुपातिक नहीं होगा, न बहुमत और न कभी संशोधन होगा। हर दम मधेश का दोहन और इसके साथ विभेद बरकरार रहेगा। तो ये दोनों संविधान हम लोग का हक में नहीं है। ये संविधान तो अब खारिज होने पर है, जनता जाग चुकी है, राजा के ही पीछे दौड़ रहा है। संविधान खारिज होगा, 72 का संविधान कोई रोक नहीं सकता है। रोक, हाँ, परिस्थितियां ऐसी जा रही है। अभी भी राजा आएंगे कह के गारंटी नहीं है, लेकिन राजा के प्रति बहुत श्रद्धा देखा जा रहा है, जनता का प्रेम। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत आज भी खुल करके, भारतीय मीडिया 3 किस्म का चरित्र में बात कर रहा है। कुछ राजा के पक्ष में बोल रहे हैं, राजा शहीद का डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, कोई राजा विहीन हिंदू गणतंत्र का भी वहाँ से लबी चल रहा है, कोई इसी संविधान के पक्ष में भी है। ऐसा मिश्रित भारत से आ रहा है, तो और ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। अब भारत 3 ओर से है, और हम लोग का मैंने नेपाल के उत्थान में, विकास में भारत का जब भी पॉजिटिव सकारात्मक पहल रहा है। और राजनीतिक नेशनल इंटरेस्ट के बारे में यदि नेपाल पर वो हावी होता है, तो नेपाली राजनेताओं का काम है, नेपाली सरकार का काम है, नेपाली संसद का काम है कि भारत के साथ वो हावी न हो, हम पर कुछ लादे नहीं, हमको लूटे नहीं, हमको ब्लैकमेलिंग नहीं करे। हमको अपना चरित्र सुधारना होगा। हम खुदे बिकाऊ होंगे, हाँ, तो लोग खरीदार तैयार तो अमेरिका आके जब खरीद लिया, पूरा संसद को खरीद लिया, संसद को खरीद लिया, पूरा संसद उसके पक्ष में चल गया। हम ही बदमाशी करेंगे, हम ही लोभी पापी लालची रहेंगे, देश बेचुआ रहेंगे और राष्ट्रीय चरित्र रहेंगे, तो कोई भी चाहेगा। पर तो गांव का पड़ोसी भी चाहता है हमारा पड़ोसी सुखी नहीं रहे। आप लेकिन पड़ोसी आप मजबूत रहते हैं, तो आपके दरवाजे पर स्वागत में, आपके मेहमान के स्वागत में भी आके खड़ा होता है। तो उस तरह का चरित्र हम लोग के संसद में और सरकार में नहीं देखा गया। वो हम लोग का कमजोरी है, और भारत को गाली भी लोग देते हैं। अपने को सुधारो ना, आप सुधरो तो जग सुधरेगा। भारत को, चाइना को, अमेरिका को गाली देने से क्या होगा? हम पास नहीं किए रहते तो एमसीसी नहीं आया रहता। खुद जो एमसीसी लागू किया जो देश, वही आज आत्मालोचना कर रहा है कि हम लोगों ने गलत काम किया है एमसीसी लाकर। ऐसा सर, आप तो बहुत दिनों से संघर्ष में रहे हैं और मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश का अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सर ये जानना चाहेंगे कि मधेसी दल का मधेसी नेता लोग जो है, इन लोग के हाथ में भी तो सत्ता शासन सब मिलबे किया था, फिर काहे ऐसा मतलब हुआ? मधेसी का क्या गत है, क्या स्थिति है इन लोगों का? ये लोग
शुरू से ही आंदोलन जो हुआ 63 साल में, जी, भूत न भविष्य थे, 62-63 में जो हाँ आंदोलन 63 में हुआ, जी। उसका संयोजक भी हम ही थे। अच्छा अच्छा, और 63 में हुआ तो उपेंद्र यादव जी जाकर 22 बूंदा में बेच दिए। अच्छा, बेच दिए तो मैंने फिर आंदोलन किया, उनसे विभेद किया। हमने कहा ऐतिहासिक षड्यंत्र हुआ मधेश के साथ में, और वो कहे कि ऐतिहासिक विजय हुआ है। तो उसके बाद में 64 में फिर हमने आंदोलन का घोषणा किया, फिर भूत न भविष्य तो वो साई हो गया, विकराल हो गया। तो गिरजा सरकार को संबोधन करना पड़ा, और उसमें मोहन ठाकुर को रात भर में, जो मोहन ठाकुर ने मधेश 63 का आंदोलन का कहा था कि बिहारियों का घुसपैठ का पानी का बुलबुला आंदोलन है, वो और पूर्व राष्ट्रपति तथाकथित जो थे रामबरन जी, ये दोनों चार्ज लगाए मधेसियों के आंदोलन पर कि पानी का बुलबुला है, विदेशी घुसपैठियों का है। और खुद विदेशी दलाल था, खुद अपने विदेशी दलाल था। उस मोहन ठाकुर को रातों रात तमलुपा बना करके इस हम लोग का आंदोलन को मधेसी गिरजा बाबू ने, हाँ गिरजा बाबू ने, उनके किचन कैबिनेट के मिनिस्टर थे, विश्वास पात्र थे। तो कहे कि महंत जी अब मधेसी कांग्रेसी मत रहो, मधेसी बन के जाओ, अब मधेसी लोग को दमन करो। तो उसको रातों रात तमलुपा बनाया, किसी बाहरी इशारा पर सहयोग मिला, बना करके ये लोग जाके 7 बूंदा 8 बूंदा का ये लोग समझौता 8 बूंदा का कर लिया। उसको भी दोहन किया था। जो गोली चलाया 63 में, 64 में, 72 में, उसी सरकार में फिर रहना। परसा जिला से हाँ। 2-3-5 आज भी लोग सरकार में, आज भी सरकार में, अभी भी लोग घायल हैं। हाँ ये लोग समग्र मधेश जो 22 उस समय में 22 जिला था, आज के तो 24 जिला हो गया है। 22 जिला को मधेश को 8 जिला में ले आके वो लोग अपने क्षेत्र में का क्षेत्र बना लिया, चुनावी संकुचित कर दिया, संकुचित कर दिया, मधेश को खंडित कर दिया, मधेसी यूनिफाइड शक्ति को विखंडित कर दिया लोग, एकीकृत शक्ति को। अभी भी तो और लोग इतना ही नहीं, कुकर्म पर हर सरकार में इन लोग को जाना चाहिए, चाहे जो भी सरकार, कोई सरकार अछूता नहीं है जिसमें ये लोग नहीं गया। एक समय तो मधेसियों की संख्या ज़्यादा था सरकार में, तो ये लोग मधेश के साथ न्याय नहीं किया, शहादत को बेचा, मधेसी लहू के साथ शहीद लाश को बेच करके सौदागरी किया, दलाली किया, और आज ले मलाई काट रहा है सब। अब ये लोग का चरित्र भी मधेसी जनता भी अब समझ चुकी है। ये लोग मधेश को बेच रहा है, रखैल बन के, खसवादी शासक जो सत्तारूढ़ रहता है उसका रखैल बन के, मिस्ट्रेस बन के कि लोग मधेश को लूट रहा है, वो लोग देश को लूट रहा है। देश भी जा रहा है, अब मधेश भी जा रहा है, और जो राजा को भगाया था वो राजा को आज फिर जनता तरहती पर उठा के, कंधे पर उठा के उसका स्वागत कर रही है। इसलिए कि नेपाली गणतंत्रवादी संविधान के जितने भी नेता संसद में पहुंचे हैं, ये लोग का कुकर्म और भ्रष्टाचार के चलते लोग में वितृष्णा पैदा हो गया है, राजा को ला रहा है। तो हम लोग तो पहले से आग्रह करते आए थे कि राजा हो, प्रजा हो, कोई पार्टी का हो, देशभक्त लोग पहले देश को बचाया जाए, संप्रभुता को बचाया जाए। देश बचेगा तो मधेश रहेगा, हिमाल रहेगा, पहाड़ रहेगा, और देशे नहीं रहेगा, हिमाल पहाड़ मधेश का तो क्या कहा जाए। अस्तित्व तो आज भी लोभ के कगार पर है, कोई ठेकान नहीं है विदेशी सेना कब नेपाल में घुस जाए, उत्तर से घुसे, दक्षिण से घुसे या पश्चिम कहा जाए। और एमसीसी फिर से यदि खड़ा कर दिया तो अमेरिकी सेना आया था, फिर अमेरिकी सेना आ जाएगी। तो परिस्थिति ये है, इसलिए मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश आज भी देशभक्तों को वही अपील को देशभक्त राष्ट्रों से वही अपील, पुराना अपील को दोहरा रही है कि ये आंदोलन को सफल बनाया जाए, देशघाती 2072 के संविधान को खारिज किया जाए। और मधेसी दल के बारे में बात की है, ये लोग तो कुकर्म कर लेता है, पार्टी का नाम बदल देता है। अब तो मधेश का नाम भी उन लोग को पार्टी में नहीं है, और सब कोई पार्टी रोज नया पार्टी 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना में पार्टी का नाम चेंज कर देता है। आदमी वही है, क्या कहते हैं, बोतल बदल गया शराब वही है, वो छलका रहा है सब। इतने कुकर्मी ये लोग, बोतल नई शराब पुरानी, तो आदमी वही है, सब कुछ वही है। पार्टी का नाम बदल दिया कि जनता को भ्रम में रखा जाएगा। अब भी दूसरा पार्टी है, वो कुकर्मी पार्टी खत्म हो गई, नया पार्टी है। तो रोज रोज नया पार्टी नया संदर्भ लेके आते हैं। एक ठग के, मदारी के ठग के जैसे जो मदारी बाजार में लगाता है,
चकमा देता वही चकमा ये लोग कर रहे हैं। तो आप मधेश का जनता भी इन लोग को पहचान गई है, और देश का जनता ये गणतंत्रवादी जो है, अच्छा। हम लोग खुद गणतंत्रवादी थे, लेकिन ये गणतंत्र का परिकल्पना हम लोग का नहीं था। अच्छा, मधेश जन अधिकार फोरम मधेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अपना बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी राष्ट्र, पड़ोसी देश भारत, तो भारत का इस संचार मीडिया का इसमें क्या क्रियाकलाप है? मैंने अपने नेपाल, मैंने कहा ना, आप पड़ोसी राष्ट्र कहते हैं भारत को, नजदीक है। हाँ ना, हम पड़ोसी मात्र नहीं है, हम तो रिश्तेदार हैं उसके। जी जी बिल्कुल, इसमें भी कहीं दो मत की बात हम रिश्तेदार हैं, वास्तव हमारा हक बनता है कि भारत के सरकार से रिश्तेदारी का स्तर पर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, हमको पीड़ा होगा तो उनसे गुनाह गिला शिकवा करेंगे, करेंगे आग्रह अनुग्रह करेंगे, अनुग्रह मांगेंगे, और जरूरत पड़ेगा, उनको जरूरत पड़ेगा। आज भी गोरखा रेजिमेंट तो जाकर उनका सेवा कर रहा है ना। हमारे मधेसी लोग नहीं जाएंगे तो पंजाब का खेती नहीं होगा। जी जी होगा ना। नेपाली दरबार नहीं जाए तो उन लोगों को चौकीदार नहीं मिलेगा। नेपाल का पानी नहीं जाए तो उन लोग पीने पानी के लिए तरस जाएगा। पूरा भारतीय जनता के शरीर में नेपाल का पानी है। बिल्कुल सही बात। और भविष्य में नेपाल का पानी का आवश्यकता अब इन भारत को है। नहीं जाएगा तो पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो हम तो एक, हमारे सारी नदियाँ विचारधारा बह के उधर जाती है, हम तो अलग नहीं है। मात्र राजनीतिक का संप्रभुता के मामले में हम लोग 10 गज से इधर है, और कुछ फर्क नहीं है। वो लोग भी उदार दृष्टिकोण रखा, बॉर्डर को खुला रखा है। जी। रोटी बेटी का संबंध है, हमारा मामा है तो फूफा है तो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा हम लोग का। है। और नेपाल की सरकार तो बार बार इस पर तार काटी लगाने का, शील्ड करने का बात करती थी। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति भी करीब नहीं ना, हमारा पुरखा का पिंडा नहीं पराएगा, गया नहीं जाएंगे तो वही कह रहे हैं कि संस्कार संस्कृति भी लगभग एक ही है, कोई भी भेद नहीं से ज्यादा मिलता जुलता। सिर्फ राजनीतिक जो बैरियर है बॉर्डर का उतना ही भर है। वो बॉर्डर दुनिया में एक अजूबा बॉर्डर है हमारा, कोई भी भेद नहीं है। हमको पता नहीं चलता है भारत में कि नेपाल में। तो भारत से हम लोग तो अपेक्षा रखेंगे संबंधी के नाते से। और मधेश का आंदोलन आज तक विफल क्यों हुआ? भारत यदि सकारात्मक बढ़िया से रहते तो मधेश को अधिकार में मिल गया रहता। आज राजा को बैठाने का आप भारतीय मीडिया का बात कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत मीडिया तो राजा के पक्ष में बोल रहा है अभी। बहुत विद्वान लोग बोल रहे हैं कि न राजतंत्र ठीक था, अब गणतंत्र ये लोग नहीं संभाल पाया है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को बचो रखना संभाल के, वो काम ये लोग नहीं कर सका। तो वो लोग तो एक मीडिया तो बोल रहा है, विद्वान लोग भी, रिटायर्ड मिलिट्री लोग भी राजा के पक्ष में बोल रहे हैं भारतीय मीडिया से। तो इसीलिए बोल रहे हैं, वो लोग जानता है कि नेपाल दुखी होगा तो हम भारत भी दुखी होगा। अब बफर स्टेट है नेपाल, चीन और भारत के बीच में। 3 ओर से भारत है, 1 ओर से चाइना है। हाँ, तो बफर जो सुरक्षित रहेगा तो उनका बॉर्डर सुरक्षित रहेगा, उनका सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। तो उसी में कुछ लोग हिंदू गणतंत्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू अधिराज की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग इसी संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ आए थे नेपाल में कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ राजतंत्र हिंदू चाहिए, यही का राजा ही गर्भगृह में कुछ चुने हुए भारतीय मंदिरों मठों में जाकर पूजा कर सकते हैं, और वहाँ का पुजारी करता है, दूसरा कोई नहीं जाता है। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित करेंगे। क्योंकि जोगी जी कह के गए थे अभी तुरंत। अब राजघराना, शाही राजघराना और गोरक्ष पीठ जो गोरखपुर का है, वो तो गुरु शिष्य है। गोरखनाथ के ही आशीर्वाद से पृथ्वीनारायण शाह यहाँ पर युद्ध जीते, अपना राज का विस्तार नाम से गोरखा भी। हाँ, गोरखा उन्हीं के नाम से है। और सारा सिक्का में, नोट में श्री गोरखनाथ का बात था। तो आज लोग कर रहा है, कोई माने माओवादी जैसे नेपाल के यहाँ कम्युनिस्ट तथा कथित लोग कर रहे हैं, ये बड़ा भारत को मुख्यमंत्री संग अगर राजा झुकियो, तो उसके पास जब भी झुके उसका तो गुरु है, वो मठाधीश है, गुरु है। या आदित्यनाथ गोरखनाथ के उसी से है, और उन्हीं का राज दरबार उसका शिष्य है। ये संविधान तो ऐतिहासिक है, ये राजनीतिक मात्र नहीं है, तो धार्मिक। और जाके खिचड़ी नेपाले का चढ़ता था, 5-7 बरस रुक गया था, फिर जाके ज्ञानेंद्र सरकार खिचड़ी चढ़ाए गोरख बाबा को। प्रथम खिचड़ी नेपाले का चढ़ता था। ये बात है।
तो अब राजनीति में बहुत दाव पेच होता, हाथी का दांत खाने और दिखाने को होता था। धार्मिक संपर्क भी बहुत ज्यादा नजदीक है, एक ही है। और नेपाल में जितना चर्च का जो आज जाल खुला है यूएस एड से, हाँ चर्च का जाल, तो भारत को कमजोर करने के लिए नेपाल तो खैर क्रिश्चियन हो ही जाएगा, तो भारत में भी जो मुहिम चल रहा है हिंदू राष्ट्र का और भारत को विखंडन करने का षड्यंत्र, अमेरिकी पॉलिसी यहाँ पर शेल्टर बना करके एमसीसी ला करके भारत को भी विखंडन करने का षड्यंत्र का योजना अमेरिका का पास। अमेरिका तो किसी को चैन से नहीं रहने देता है। दुनिया चैन से रहेगा तो उसका चौधरीपन तक समाप्त हो जाएगा, चौधराहट समाप्त। वो अपना चौधराहट कायम करने के लिए हर देश में विखंडन का राजनीति करते रहा। आप लेबनान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, मैंने सब जगह जहाँ जहाँ अमेरिका गया है सब तबाही किया है, किसी का तो कल्याण नहीं किया है। और ट्रंप जी ने उस चीज़ को महसूस किया कि नहीं हमारा राष्ट्र गलत किया था, अब हम लोग को सही दिशा में जाना, आत्मालोचना किया है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो भारतीय मीडिया तो 3 किस्म का मिश्रित बात आ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया भी राजा के पक्ष में बोल रहा है। भारत सुनते हैं कि ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो मतलब कुछ अनुदान सहयोग राशि कहिए नेपाल को जो प्रदान करते थे, वो भी शायद ग्रे सूची में कुछ रख दिए हैं, कुछ बंद। नहीं, यूरोपियन समुदाय जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदान देने वाला जो संस्था है जी, जिसके माध्यम से आता है, वो नेपाल को ग्रे सूची में रख दिया। ग्रे सूची कहने का मतलब ये ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर है। अब वो लोग अनुदान, ग्रे सूची का मतलब कि हम अनुदान देने में हिचकेंगे, हमारा सिक्योरिटी नहीं है, जो अनुदान देंगे विचाराधीन हो गया ना, बेचारा रोक दिया है सब। अच्छा, ब्लैक सूची होने पर देने का बातें नहीं होता है। अच्छा, तो पूछवे नहीं करेगा। अब तो ग्रे सूची में रख देने से अंतर्राष्ट्रीय अनुदान नहीं आएगा। नेपाल आर्मी का तलब भत्ता कौन देगा? तो नेपाल चलेगा कैसे? नेपाली कर्मचारी का, निजामती कर्मचारी का तलब भत्ता कहाँ से आएगा? पुलिस का कहाँ से आएगा? संघ संस्था राष्ट्र कैसे चलेगा? प्रांतीय गवर्नमेंट हम लोग का कैसे चलेगा? केंद्रीय गवर्नमेंट कैसे चलेगा? यहाँ का कोई आर्थिक स्रोत है नहीं? अब यहाँ का आर्थिक स्रोत तो कुछ है, जैविक जमीन में दबा हुआ हमारे पास कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं है। खनिज तो बहुत है, निकालने का क्षमता नहीं है। हाँ। और पैसा नहीं है। और जितना जनशक्ति नेपाल में काम लगने वाला दक्ष जनशक्ति, युवा जनशक्ति, वो सब खाड़ी चला गया, पंजाब चला गया, सब विदेश है, विदेश में है। और देखिए माधव नेपाल जैसा आदमी कहता है चुनाव में कि वीसा फ्री कर दिन छो मलाई जीता है। जो आदमी ये कहना चाहिए राष्ट्र में बंद कल कारखाना जितने हैं सबको चालू करके यहीं पर रोजगार देंगे, कृषि को व्यवसायीकरण करके उन्नत करा करके यहीं पर रोजगार देंगे, कृषि रोजगार देंगे, और घरेलू उद्योग के लिए प्रोत्साहन करेंगे। जाइए भारत में मोदी के सरकार ने घरेलू उद्योग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 1 घंटा में लाइसेंस आ गया आपको। अब 12 लाख तक फ्री है, कोई टैक्सेशन नहीं है, कमाने का अवसर दे दिया। हाँ, तो वहाँ के नौजवान को नौकरी खोजने की क्या जरूरत है? 12 लाख टैक्स फ्री हो तो कोई काम कर लेगा। अब यहाँ पर ये घरेलू में दर्ता कराने जाइए तो कहेगा जमीन का लाल पुर्जा लिया, रसीद कटाया है कि नहीं, आपने ही घर में भय अपनी भाड़ा को भाड़ा कर देने, भाड़ा कर देने मैंने जी हमारा घर है तो भाड़ा कर रुपये ले ही रहा है, होम टैक्स ले ही रहा है। तो यहाँ 46 किस्म का टैक्स है नेपाल में, दुनिया में कहीं नहीं है। 101 किस्म का है सर। अब मैंने ये हम सुने, हमने इंटरव्यू सुना है, ये टैक्स ऑफिस में यहाँ पर आंतरिक राजस्व कार्यालय है, उसमें 101 किस्म का है। तो 101 किस्म में ये लिखा है विविध आय। 101 मैंने किसी तरह से जनता को जीने नहीं देना। जिसे के पास कुछ नहीं था, संसद में जो पार्टी वाले लोग आज देखिए 9 धनाढ़ हो गया सब, और वो खरबों का अब आज कुछ सुनने में आ रहा है। हाँ, बिना व्यवसाय के किसी का स्विट्जरलैंड का बात आता है, किसी का कनाडा का बात आता है, किसी का कहाँ कंबोडिया का बात आता है, वहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, सब बातें आती है। और देश की जनता को, नौजवान को आज पलायन होने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारा खेत बंजर हो रहा है। पहाड़ों में तो प्रसूति स्त्री को अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, कोई आदमी गुजर जाता है, दिवंगत हो जाता है, लाश ढोने वाला आदमी नहीं है, कंधा देने वाला आदमी नहीं है। ये परिस्थिति देश में कर दिया गया है। तो भारतीय मीडिया 3 किस्म का होने पर भी बड़ी बड़ी मीडिया राजतंत्र के ही पक्ष में बोल रहा है। तो खैर राजतंत्र भी आएगा का कोई गारंटी नहीं है, समझे कि नहीं। यदि ये लोग सुधर गया रहता, नहीं सुधरेगा, यदि जन विद्रोह होगा
तो इन नेता लोग को नेपाल के धरती पर सुरक्षा नहीं है। जन विद्रोह हो जाने पर कोई किसी को नहीं पहचानेगा। आई लोग अपना चाल भी नहीं सुधार रहा है। आज प्रचंड जी भी वही पर आ रहे हैं, आप ही के बात पर आ रहे हैं सर। एक ठो और मन में क्वेश्चन था, प्रचंड जी चाहे हमारे ओली साहब चाहे देवुआ बाबू हैं, सर ये नेकपा माओवादी और एमाले पार्टी लोग का क्या मने स्तर है, किस हिसाब से आप देखते हैं? मतलब ये लोग राष्ट्र चला सकेगा? राष्ट्र को तो बेच दिया सब, संसद से पास तीनों पार्टी ने संसद में जीतना गया है सब। आज राप्रपा जो आज राजा को कंधा पर लेकर 25 गते से कूदा है, कल भी कूदा था, ये तो जाकर धर्मनिरपेक्षता पर सही किया है सब। यही लोग महाकाली संधि में सही किया है सब, लोनी भी किया है, क्या कहते हैं वो हेठौड़ा वाले रापरापा के पहले के कमल थापा ने भी किया है, और लोगों ने किया है। धर्मनिरपेक्षता राजतंत्र के इस 72 के संविधान का उत्कृष्ट करके लिखा है सब। इससे कौन, ये तो मुखौटे, ये दुर्गा प्रसाद लोग का पोल खोल रहा है। ये लोग तो मुखौटे राजावादी है। अब राजा के प्रति जनता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये लोग अपना चेहरा दिखला रहे हैं जुलूस में जा करके कि राजा हमको पहचाने। हाँ, तो हम ही राजा को लाएंगे कह के दुर्गा प्रसाद खोल दिया है ये बात को, और लोग भी बोल रहे हैं। तो अब देखिए, सिर्फ नेपाल के जन विद्रोह यदि राजा के पक्ष में जाता तो विश्व का राजनीति प्रभावित होगा, उनको समर्थन करेगा। और नेपाली सेना भी बोल दिया है, नेपाली जनता ले जता जे अभिव्यक्ति दिन से त्यही काम हामीले गर्ने हो। नेपाली जनता को सेना हो, नेपाली सेना हो, नेपाली जनता को सेना हो, नेपाली जनता जे चाहन्छ त्यही समर्थन में जान्छु। अब देखिए, नेपाली जनता राजतंत्र को के पक्ष में जाता है या गणतंत्र को सुरक्षित फिर परिमार्जित करके उसको बढ़िया से फिर गणतंत्र को बचाए। लेकिन ये 72 का संविधान और 47 के संविधान इस देश के अनुकूल में नहीं है। दोनों का खारिज, नया संविधान सामाजिक समरसता, हिमालय पहाड़ मधेश के अभिरुचि अनुसार सबका समावेशी बनाया जाएगा, समरसता का बनाया जाएगा, तो देश को नया दिशा हम लोग दे सकते हैं। अब देश तो दिशाहीन अराजकता को बढ़ चुकी है, और राष्ट्रीय चरित्र को लोगों को बाध्यता है सोचने के लिए कि देश कैसे बचेगा। हम लोग कष्ट सह करके भी इस समर से, भंवरी से, इस समर से देश को बचाना चाहिए। अच्छा सर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जी जो हैं, सुने हैं कि कोई अपना आयात निर्यात के टैरिफ में भी कुछ चेंजिंग किए हैं। और अभी यहाँ पर क्या है कि वो MCC लाए तो चाइना वाला बहुत विरोध किया। अच्छा, चाइना वाला, हाँ, इसलिए तिब्बत का या नेपाल अमेरिकी सेना रहेगा तो तिब्बतियन मुद्दा को उखाड़ेंगे। अमेरिका उखाड़ेगा तो चीनिया का एक चीन नीति का, उसका फॉरेन पॉलिसी पर, उसका नीति पर, गृह नीति पर प्रहार है। तो इसलिए चाइना सक्रिय होने लगा नेपाल में। MCC के विरुद्ध में वो भी लगा था। तो अब देखा कि अब चाइना के साथ बहुत बड़ा व्यापार है अमेरिका का। तो चाइनीज सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया ताकि महंगा होगा तो एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, महंगा होगा तो चाइनीज तो राष्ट्रपति बोल दिया है, आप युद्ध चाहते हैं कि व्यापार चलाना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत संकट हो गया। हम लोग तो चीन और भारत के बीच में है, और MCC अभी नहीं स्थगित है, गया नहीं है, स्थगित हो गया है, वो आ जाएगा तो बैटल फील्ड बन जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नेपाल का अस्तित्व तो खतरा में है। हम लोग यहाँ उथल पुथल हो जाए, कब भारतीय सेना ढुक जाएगा, कब चाइनीज ढुक जाएगा, कौन जानता है। हमारे सेना में उतना दक्षता नहीं। अब तो पेमेंट के लिए भी कैसे तलब खाएगा। तो हो सकता है यहाँ सेना विद्रोह करे, राजतंत्र भी नहीं रहे, गणतंत्र भी नहीं रहे, पाकिस्तान के जैसा सेना वाला शासन हो जाए, ये भी हो सकता है। अब विदेश से यही खेलना चाहेगा ना, जो उसका कठपुतली रहेगा, सेना रहेगा तो सेना के पक्ष में चला जाएगा। हाँ, पार्टी कठपुतली बन गया तो देख लिया सब, MCC सब कोई पास किया, तो वो कठपुतली वो भी चाहेगा। तो इसलिए ही कठपुतली विदेशी दासता से मुक्ति के लिए और नेपाली सेना हावी न हो, सैनिक शासन न हो, इसके लिए देशभक्तों को पुनर्विचार करने के लिए एक जगह आना पड़ेगा, गोष्ठी वगैरह करके वातावरण बनाना होगा, लोकमत बनाना होगा। सर, मधेसी जनजाति
ये क्या माने जनजाति अब हाँ, ये आंदोलन कितना हो रहा है राजा के पक्ष में, तो यहाँ तो फैक्टर 3 हुआ, मधेश पहाड़ हिमालय है। हाँ, ये क्या और है ये फैक्टर यहाँ भौगोलिक फैक्टर है, इतिहास इधर उधर बदला जा सकता है, शासन के हिसाब से बदला जा सकता है नीति, लेकिन भूगोल तो नहीं बदलाएगा ना, भूगोल नहीं बदलाएगा, भूगोल नहीं बदलाएगा। तो यहाँ 3 गो मिश्रित है, हिमालय पहाड़ मधेश, इसमें विविधता है। हाँ, 45, 46, 50 को जातियाँ हैं नेपाल में। तो इसमें जनजाति फैक्टर और मधेसी फैक्टर बहुत बड़ा शक्ति है, समूह है, समुदाय है। और मधेश का आंदोलन भूतो न भविष्य अपना आंदोलन करके दिखला दिया था कि मधेश के साथ जो विभेद हुआ तो मधेश कैसे आंदोलित हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि कूटनीति और देश के दलाल प्रवृत्ति के नेताओं के चलते मधेश को अधिकार अभी तक नहीं मिला। अभी भी मधेश एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेपाल में। यदि चेंजेशन होगा, अभी भी पहाड़ से जितना नौजवान खाड़ी गया है मधेश से कम गया है। अभी भी मधेसी युवा जनशक्ति नेपाल में बहुत है। हाँ। विदेश जाने के बावजूद पहाड़ की अपेक्षा बहुत है। तो अब आंदोलन कोई भी यहाँ पर विद्रोह सफल होगा तो मधेश से ही सब, मधेश से, मधेसी जनता से होगा, मधेसी युवा से होगा। और यहाँ जो जनजाति उपेक्षित है इन्हीं लोग से हुआ। जैसे कि 64 के आंदोलन हमने जो उपेंद्र जी 22 मुद्दा का समझौता जो 63 में कर लिए, तो हम 64 में आंदोलन का घोषणा किए मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के नाम से। तो उसमें जनजातियों को पूर्ण सहयोग हमको मिला। तामसालिंग और जनजाति हम लोग के साथ मिल के आंदोलन किया तो विशाल हुआ। तो वो फैक्टर आज भी है। और इंडियन कुछ बुद्धिजीवी लोग को मैंने इंटरव्यू देखा भारतीय चैनल पर, वो लोग भी कहा कि मधेसी जनता, जनजाति जनता जब तक जागेगा नहीं तो कोई भी चेंजेस नेपाल में ऐसे भी देखा जाए सर, प्रदेश जो 7-8 को प्रदेश बनाया है लोग, लगभग हम देखते हैं कि सारे प्रदेश से सबसे कम जिला इसी 2 नंबर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में है। बजट भी कम है, जिला भी कम है, संख्या सबसे ज्यादा भ्रष्ट काम यही भ्रष्टाचार इसी प्रांत में हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही है, लेकिन जिला कम है। जिला कम। सर ऐसा वही तो मधेश को विखंडन किया गया ना, समग्र मधेश एक प्रदेश। हाँ, तो देख लिया कि मधेश इतना विकराल रूप है। नेपाल के आंदोलन में ऐसा आंदोलन करने वाला कोई जमात नहीं है, तो उसको टुकड़ा कर दिया। मधेसी दलाल नेता लोग को मिला लिया, वही लोग खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया। वो लोग सरकार में ढूक करके मलाई काटने के लिए 8 जिला मान के अभी लड़ रहा है सब। मधेश कितना मलाई काट, मधेश तो पहले 22 जिला था, आज 24 जिला किया टुकड़ा। तब तो और भी संख्या में भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा। लेकिन तो इसीलिए मधेश के लिए सबसे खतरा यही मोहन ठाकुर, उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, चंद्रकिशोर, हाँ, अनिल झा, शरद सिंह भंडारी, राजकिशोर, यही सब बदमाश है सब, जिसके चलते मधेश का दुर्दशा हुआ है। तो नहीं तो प्राचीन काल में मधेसी राजा हुआ था, गोपाल वंशी था, महिषपाल वंशी था। तो आज क्यों नहीं होगा नेपाल का राजा? आज क्यों नहीं होगा नेपाल का शासक मधेसी प्रत्येक? खाली वो प्रधानमंत्री रहेगा ना। सही बात, सबको चांस मिलना। संसद में जितना हमारा जनसंख्या उस अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, होना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व खंडित कर दिया, उचित तो हाँ। मधेश का शक्ति को विखंडित किया है, शक्ति क्षीण बना दिया है, शक्तिहीन बनाने का काम, पंगु हिजड़ा बनाने का काम किया है। सर, जनमत संग्रह का बात कभी कभी ओली साहब बोलते हैं कि सॉरी, जनमत संग्रह माने जन संग्रह क्या होता है कि मतलब जनमत संग्रह लोग कहता है राजा के बारे में। हाँ, तो जनमत संग्रह तो राजा के बारे में क्या होना चाहिए? ये गणतंत्र सफल छ कि असफल छ, भ्रष्टाचारी हो कि शुद्ध छ, इस पर जन्म संग्रह होना चाहिए। राष्ट्र जब आज बिक गया है गणतंत्र में, तो गणतंत्र ही हम लोग के लिए उचित है कि अनुचित है, इस पर करना चाहिए जन्म संग्रह। कि देश तुम लोग लंदन आज सिंगापुर बनाने का बात कहते कहते आज देश रसातल में चला गया, धरातल पर भी नहीं है। सिर्फ राजा कहीं ले, दोनों मुद्दा रखो ना। वर्तमान गणतंत्र ये कि राजतंत्र चाहिए, तो जनता अपने इंसाफ कर देगी। उसको कहते हैं जनमत संग्रह, उसको कहते हैं जनमत संग्रह। खाली राजे के बारे में क्या करेगा? तुम गणतंत्र के बारे में करो। हम लोग जो किए हैं, अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, इसका भी मूल्यांकन जनमत संग्रह में रखे, तो अपने जनता क्या करेगी? किस पक्ष की ओर भारी पड़ेगी? किस पक्ष की ओर भारी पड़ेगी?
और जन्म संग्रह इस तरह कराएगा तो राजा को तो बहुत बहुमत मिलने जा रहा है। जो परिस्थिति इसलिए कि ये लोग नाजायज कर्म किया, आज भी लोग सुधार नहीं कर रहा है। ये ओली प्रचंड देवपा वगैरह, माधव नेपाल से झलनाथ वगैरह है। अब BRI का बात करता है झलनाथ, सब अंदर रामरो छा। सांप पोसने का भ्रष्टाचार करने वाला आदमी फिर एगो दूसरा सांप ढुकाना चाहता है। हम चीन और भारत का वकालत काहे करें? नेपाली धरती कैसे सुरक्षित और सुनहरा बनेगा, इसका भविष्य स्वर्णिम कैसे होगा, यहाँ के जन समुदाय कैसे सुखी संपन्न होगा, देश कैसे संपन्न होगा, एकीकृत शक्ति कैसे देश में बनेगा, इस पर न बात करना चाहिए। अपना देश कैसे। फिर भी विदेशी का बात कहता है, BRI लाओ, MCC लाओ, तो भारत का कोई समझौता लाओ। हाँ, पड़ोसी से समझौता होना चाहिए, तो देश विकास के लिए नहीं होना चाहिए, देश विनाश के लिए होना चाहिए। विकास के लिए होना चाहिए। तो अभी तक जितना समझौता हो तो विनाश किया है कि विकास किया, आप ईमानदारी से बताइए। अब विकास तो देख ही रहे ना, विकास अगर तो विनाश हुआ देश का ना। विकास हुआ रहता तो पहले की अपेक्षा ज्यादा लोग, युवा शक्ति बाहर है, हाँ, भ्रष्टाचारी ज्यादा है और गरीबी ज्यादा, गरीबी बढ़ रहा है, और धर्म लोप हो रहा है, आस्था लोप हो रहा है, आस्था लोप हो रहा है, यहाँ का परिचय समाप्त हो रहा है। तब तो इसको विकास कैसे माने? तो विनाश है, ही तो विनाश है। यहाँ का सांस्कृतिक विनाश हो रहा है, धार्मिक विनाश हो रहा है, सामाजिक विनाश हो रहा है, राष्ट्रीय संपदा का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक संपदा का विनाश हो रहा है, राष्ट्रीय सीमा का विनाश हो रहा है, नदी नाला का विनाश हो रहा है। तो विनाशक तो ये लोग हैं। गणतंत्र का लेबुल लगा करके देश को तबाह करने के लिए गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र देश बचाने के लिए है, देश को समृद्ध बनाने के लिए कि जनता का शासन था। जनता का शासन के लोग तो खांता में डाल दिया। तो सबसे पहले तो ये लोग पर जनमत होना चाहिए। ये जो दल जो देश बेचने का काम किया है, भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति अर्जन किया और देश को खोखला बनाया है, जनता को दुखित बनाया। अस्पताल में दवा मिल रहा है ना, विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सब कोई संभव नहीं कर पाएगा। नेपाल के जितने कैंपस, सरकारी कैंपस, सब में तले लगा रहता है, पढ़ाई हो रहा है, सब में रोज तले लगा, प्रिंसिपल के रूम में जब भी तले लगा रहता है। तो ये लोग तो विद्यार्थी को अपना पार्टी का कार्यकर्ता बना करके देश को तबाह कर रहा है, शिक्षक को कार्यकर्ता बना के तबाह कर रहा है, कर्मचारी को कार्यकर्ता बना के, न्यायाधीश तक कार्यकर्ता बन गया सब देश में। न यहाँ व्यवस्थापिका ठीक है, न न्यायपालिका ठीक है, न कार्यपालिका ठीक है। सरकार का तीनों अंग भ्रष्ट हो गया है। तो ये परिस्थिति है, तो विद्रोह अवसंभावी है। नया संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए, जिसमें मधेश का प्रतिनिधित्व भी समानुपातिक हो, पहाड़ का भी हो, हिमालय का भी हो, हर वर्ग का लोग का, दलित का भी हो और सवर्ण का भी हो, सबका समुचित समरसता का संविधान एक पुनर्लेखन होना चाहिए। अभी तक का नेपाल का माने अभी करेंट रिसेंट जो परिस्थिति है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब माने क्या इसमें आलोचना या समीक्षा कर रहे हैं इस चीज को? अब देखिए, वो तो सबको चोरे कह दिए ना, डिसीवर कह दिए, ठग कह के, ठग बोल दिया। नेपाल के नेता लोग को पार्टियां खोल के बताइए, सब जितना अनुदान गया। आपको मालूम है चाहे यहाँ पर जब भूकंप हुआ तो करकट बेच लिया, सब तिरपाल बेच लिया, तो वीडियो में मंत्री लोग ने बेचा। आज तक लोग नहीं बना है, नहीं बना, आश्रय नहीं मिला है आज तक। क्या हो गया सब? अपने परसा जिला का कोई मुंशी पटेल का तो आज तक सही इलाज, और छोड़िए ना, हमारा घर क्रैक हुआ है, आके नगर पालिका सर्वे करके गया है, कब गिर जाएगा उधर पूर्व साइड में, सब आके देखो कि रिपोर्ट नगर पालिका में है, महानगर पालिका में, यहाँ वीरगंज का रिपोर्ट में हमारा घर, हमसे तो कोई पूछने भी नहीं आया क्या है कैसा है भाई। और लोने दे देता हमको मिनिमम ब्याज पर, तो अपने घर बना लेते, जो टूट फाट को उसको मरम्मत कर लेके एक छत, सुरक्षित छत मिले। तब तो खुदे भोगी हैं, तो कहीं भी पहाड़ में आज तक राहत वाला घर नहीं मिला है, नहीं मिला। तो ये लोग का यही सब देख करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने आत्मोलोचना पश्चाताप करके कह दिया, ये लोग ठग है, ये लोग का अनुदान देना पाप है। अच्छा सर, आपने कीमती समय दिया, आपका 2 शब्द मिला और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग कभी सुनिश्चित समय पर मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब ऐसे ही मतलब
हम लोग को विषय वस्तु पर कभी बताते रहिए, जहां हम जनता कभी फंस जाते हैं, आम नागरिक सही मार्ग निर्देशन नहीं होता है। इस चीज़ को जो है सो कि कम से कम आप सही मार्ग दिशांकित करते रहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया और जिज्ञासा रखा, हमारे बात को जन समझ ले जाने के लिए जो आपने सदा सहता दिखलाई, इसके लिए हमारा साधुवाद और जय मदेश है आपको।